हेलो गाइस, मैं हूँ शिवम और मेरा नाम है अनंत। एंड दिस इज द मानसरोवर पॉडकास्ट। हाय शिव। हेलो अनंत, कैसे हैं? बस बढ़िया। आज यहाँ पे थोड़ी बारिश हो रही है तो शायद थोड़ी डिस्टरबेंस आ सकती है, तो ठीक उसके है। लिए पहले से ही माफ़ी। हाँ, ठीक है, आज हम क्या कहानी पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत मशहूर कहानी जो शायद हमारे सुनने वालों ने पहले पढ़ी भी हो, लेकिन ये कहानी हिंदी साहित्य में इसका बहुत बड़ा मान्य है और बहुत बहुमूल्य कहानी है हमारे हिंदी साहित्य की। कहानी है रविंद्रनाथ टैगोर की, काबुली वाला। गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव की रविंद्रनाथ कहानी। टैगोर की काबुली वाला। रविन्द्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर, जिनको हम जानते हैं भारतीय साहित्य के महानतम लेखकों में से और कवियों में से रहे हैं। रविंद्रनाथ जी, उनको 1910 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था गीतांजलि के लिए। उन्होंने बहुत सारी कविताएं, करीब 3000 से ज़्यादा कविताएं और कई कहानियां और नाटक लिखे हैं, और काबुली वाला इनकी सबसे मशहूर कहानियों में से है। इस पे मूवी भी बन चुकी है। इसमें बलराज साहनी ने बलराज काबुली साहनी। वाला का रोल किया था। तो आज हम काबुली वाला पढ़ेंगे। वाह, चलो शुरू करते हैं। काबुली वाला। मेरी 5 वर्ष की छोटी लड़की मिनी से घड़ी भर भी बात किए बिना नहीं रहा जाता। संसार में जन्म लेने के बाद भाषा सीखने में उसने सिर्फ 1 ही साल लगाया होगा। उसके बाद से जितनी देर तक वो जागती रहती है, उस समय का एक क्षण भी वो मौन में नष्ट नहीं करती। उसकी माँ अक्सर डांट कर उसका मुंह बंद कर देती है, पर मुझसे ऐसा नहीं होता। मिनी का चुप रहना मुझे ऐसा अस्वाभाविक लगता है कि मुझसे वो ज्यादा देर तक सहा नहीं जाता। यही वजह है कि मेरे साथ उसकी बातचीत कुछ ज्यादा उत्साह के साथ होती है। सवेरे मैंने अपने उपन्यास के 17वें परिच्छेद में हाथ लगाया ही था कि इतने में मिनी ने आकर शुरू कर दिया। बाबूजी, रामदयाल दरबान काक को कौवा कहता था। वो कुछ नहीं जानता ना बाबूजी। दुनिया की भाषाओं की विभिन्नता के विषय में मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया। देखो बाबूजी, भोला कहता था आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ मूठ का बकता है ना बहुत, खाली बक बक किया करता है, रात दिन करता है। मैं बोला, मिनी, तू जा, भोला के साथ खेल जाकर, मुझे अभी काम है। अच्छा। तब उसने मेरी टेबल के बगल में पैरों के पास बैठकर अपने दोनों घुटनों और हाथों को हिला हिलाकर बड़ी जल्दी जल्दी मुंह चलाकर अटकन बटकन दही चटा के खेल शुरू कर दिया। जबकि मेरे उपन्यास के परिच्छेद में प्रताप सिंह उस समय कांचन माला को लेकर अंधेरी रात में कारागार के ऊंचे झरोखे में से नीचे बहती हुई नदी में कूद रहे थे। मेरा घर सड़क के किनारे पर था। सहसा मिनी अटकन बटकन खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ गई और बड़ी जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। मैले कुचैले ढीले कपड़े पहने, सिर पर साफा बांधे, कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में 2-4 अंगूर की पिटारियां लिए एक लंबा सा काबुली धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। उसे देखकर मेरी कन्या के मन में कैसा भावोदय हुआ, ये बताना कठिन है। उसने जोरों से उसे पुकारना शुरू कर दिया। मैंने सोचा, अभी झोले कंधे में डाले एक आफत आ खड़ी होगी और मेरा 17वां परिच्छेद आज पूरा होने से रह जाएगा। लेकिन मिनी के चिल्लाने पर जो ही काबुली ने हंसते हुए उसकी तरफ मुंह फेरा और मेरे मकान की तरफ आने लगा, त्यों ही वो डरकर भीतर की ओर भाग गई। फिर उसका पता ही नहीं लगा कि कहाँ गायब हो गई। उसके मन में एक अंधविश्वास सा बैठ गया था कि उस झोली के अंदर तलाश करने पर उस जैसी और भी 2-4 जीती जागती लड़कियां निकल सकती हैं। इधर काबुली ने आकर मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया और खड़ा हो गया। मैंने सोचा, यद्यपि प्रताप सिंह और कांचनमाला की हालत अत्यंत संकटापन्न है, फिर भी घर में बुलाकर इससे कुछ न खरीदना अच्छा न होगा। कुछ सौदा खरीदा गया। उसके बाद उससे इधर उधर की बातें करने लगा। अब्दुल रहमान, रूस, अंग्रेज, सीमांत रक्षा इत्यादि विषयों में गपशप होने लगी। अंत में
उठकर जाते समय उसने अपनी खिचड़ी भाषा में पूछा, बाबू साहब, तुम्हारी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के मन से फिजूल का डर दूर करने के इरादे से उसे भीतर से बुलवा लिया। वो मुझसे बिल्कुल सट कर काबुली के मुंह और झोली की तरफ संदिग्ध दृष्टि से देखती हुई खड़ी रही। काबुली ने झोले में से किशमिश और खुबानी निकालकर देना चाहा, पर उसने कुछ भी ना लिया और दूने संदेह के साथ मेरे घुटनों से चिपट गई। पहला परिचय इस तरह हुआ। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा था। देखूं तो मेरी दुहिता दरवाजे के पास बेंच पर बैठी हुई काबुली से खूब बातें कर रही है और काबुली उसके पैरों के पास बैठा बैठा मुस्कुराता हुआ सब ध्यान से सुन रहा है और बीच बीच में प्रसंगानुसार अपना ख्याल भी खिचड़ी भाषा में व्यक्त करता जाता है। मिनी को अपने 5 साल के जीवन की जानकारी में बाबूजी के सिवा ऐसा धीरज वाला श्रोता शायद ही कभी मिला होगा। देखा तो उसका छोटा सा आंचल बादाम किशमिश से भरा हुआ है। मैंने काबुली से कहा, उसे ये सब क्यों दे दिया? अब मत देना, कहकर जेब में से एक अठन्नी निकालकर उसे दे दी। उसने बिना किसी संकोच के अठन्नी लेकर अपनी झोली में डाल ली। घर लौटकर देखता हूं तो उस अठन्नी ने बड़ा भारी उपद्रव कर दिया है। मिनी की मां एक सफेद चमकीला गोलाकार पदार्थ हाथ में लिए डपट कर मिनी से पूछ रही है, तूने ये अठन्नी पाई कहां से? मिनी ने कहा, काबुली वाले ने दी है। काबुली वाले से तैने अठन्नी ली कैसे, बता? मिनी ने रोने की तैयारी करके कहा, मैंने मांगी नहीं, उसने अपने आप दी है। मैंने आकर मिनी की उस आसन्न विपत्ति से रक्षा की और उसे बाहर ले आया। मालूम हुआ कि इस बीच में काबुली रोज आया है और पिस्ता बादाम की रिश्वत दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर उसने काफी अधिकार जमा लिया है। देखा कि इन दोनों मित्रों में कुछ बंधी हुई बातें और हंसी प्रचलित है। जैसे रहमत को देखते ही मेरी लड़की हंसती हुई पूछेगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, तुम्हारी झोली के भीतर क्या है? रहमत एक अनावश्यक चंद्रबिंदु जोड़कर हंसता हुआ उत्तर देता, हाथी। उसके परिहास का मर्म अत्यंत सूक्ष्म हो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी इससे दोनों को जरा विशेष कौतुक मालूम होता और शरद ऋतु के प्रभात में एक सयाने और एक बच्चे की सहल हंसी देखकर मुझे भी बड़ा अच्छा लगता। उनमें और भी एक आध बात प्रचलित थी। रहमत मिनी से कहता, लल्ली, तुम ससुराल कभी नहीं जाना? अच्छा। हमारे यहाँ लड़कियां जन्म से ही ससुराल शब्द से परिचित रहती हैं, किंतु हम लोग जरा कुछ नए जमाने के होने के कारण जरा सी बच्ची को ससुराल के संबंध में विशेष ज्ञानी नहीं बना सके थे। इसलिए रहमत का अनुरोध वो साफ साफ नहीं समझ पाती थी, किंतु फिर भी किसी बात का जवाब बिना दिए चुप रहना उसके स्वभाव के विरुद्ध था। उल्टी वो रहमत से ही पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत काल्पनिक ससुर के लिए अपना प्रकांड मोटा घूंसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। सुनकर मिनी ससुर नामक किसी अपरिचित जीव की दुरावस्था की कल्पना करके खूब हंसती। देखते देखते शुभ्र शरद ऋतु आ पहुंची। प्राचीन काल में इसी समय राजा लोग दिग्विजय के लिए निकलते थे। मैं कलकत्ता छोड़कर कभी कहीं भी नहीं गया, शायद इसीलिए मेरा मन पृथ्वी भर में घूमा करता है। यानी मैं अपने घर के कोने में चिर प्रवासी हूं। बाहर की पृथ्वी के लिए मेरा मन सर्वदा चंचल रहता है। किसी विदेश का नाम सुनते ही मेरा चित्त वहीं के लिए दौड़ने लगता है। इसी तरह विदेशी आदमी को देखते ही तुरंत मेरा मन नदी, पर्वत, वन के बीच में एक कुटीर का दृश्य देखने लगता है और एक उल्लासपूर्ण स्वाधीन जीवन यात्रा की बात कल्पना में जाग उठती है। इधर देखो तो मैं इतना स्थावर प्रकृति का हूं कि अपना कोना छोड़कर घर से बाहर निकलने में मेरा सिर कटता है। यही वजह है कि सवेरे के वक्त अपने छोटे से कमरे में टेबल के सामने बैठकर उस काबुली से गप्पें करके मैं बहुत कुछ भ्रमण का काम निकाल लिया करता हूं। मेरे सामने काबुल का पूरा चित्र खिंच जाता है। दोनों तरफ ऊबड़ खाबड़ लाल लाल ऊंचे पहाड़ हैं और रेगिस्तानी रास्ता। उन पर लदे हुए ऊंटों की कतार जा रही है।
साफा बांधे हुए सौदागर और मुसाफिर, कोई ऊंट पर सवार है तो कोई पैदल ही जा रहे हैं, किसी के हाथ में बर्छा है तो कोई बाबा आदम के जमाने की पुरानी बंदूक लिए हुए है। मेघ गर्जन के स्वर में काबुली लोग अपनी खिचड़ी भाषा में अपने देश की बात कर रहे हैं। मिनी की मां स्वभाव की बड़ी वहमी है। रास्ते में कोई शोरगुल हुआ नहीं कि उसने समझ लिया कि दुनिया भर के सारे मतवाले शराबी हमारे ही मकान की तरफ दौड़े आ रहे हैं। उनकी समझ में ये दुनिया इस छोर से लेकर उस छोर तक चोर, डकैत, मतवाले शराबी, सांप, बाघ, मलेरिया, सुआ, तिलचट्टे और गोरों से भरी पड़ी है। इतने दिन से, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, इस दुनिया में रहते हुए भी उनके मन की ये विभीषिका दूर नहीं हुई। रहमत काबुली की तरफ से वो पूरी तरह निश्चिंत नहीं थी। उस पर विशेष दृष्टि रखने के लिए मुझसे वो बार बार अनुरोध करती रहती। जब मैंने उसका संदेह हंसी में उड़ा देना चाहा तो वो मुझसे एक साथ कई सवाल कर बैठती। क्या कभी किसी का लड़का चुराया नहीं गया? क्या काबुल में गुलाम नहीं बेचे जाते? एक लंबे तगड़े मोटे काबुली के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा ले जाना क्या बिल्कुल असंभव है? इत्यादि इत्यादि। मुझे मानना पड़ता कि यह बात बिल्कुल असंभव हो, सो बात नहीं, पर विश्वास योग्य नहीं। विश्वास करने की शक्ति सब में समान नहीं होती, इसलिए मेरी स्त्री के मन में डर रह ही गया है। लेकिन सिर्फ इसलिए, बिना किसी दोष के, रहमत को अपने मकान में आने से मना न कर सका। हर साल माघ महीने के लगभग रहमत देश चला जाता है। इस समय वो अपने ग्राहकों से रुपया वसूल करने के काम में बड़ा उद्विग्न रहता है। उसे घर घर घूमना पड़ता है, मगर फिर भी वो मिनी से एक बार मिल ही जाता है। देखने में तो ठीक ऐसा ही लगता है कि दोनों में मानो कोई षड्यंत्र चल रहा हो। जिस दिन वो सवेरे नहीं आ पाता, उस दिन देखूं तो शाम को हाजिर है। अंधेरे में घर के कोने में उस ढीले ढाले जामा पैजामा पहने, झोला झोली वाले लंबे तगड़े आदमी को देखकर सचमुच ही मन में सहसा एक आशंका सी पैदा हो जाती है। परंतु जब देखता हूं कि मिनी काबुली वाला, ओ काबुली वाला पुकारती हुई हंसती हंसती दौड़ी आती है और दो जुदा जुदा उम्र के असम मित्रों में वही पुराना सरल परिहास चलने लगता है, तब मेरा संपूर्ण हृदय प्रसन्न हो उठता है। एक दिन सवेरे मैं अपने छोटे कमरे में बैठा हुआ अपनी नई पुस्तक का प्रूफ देख रहा था। जाड़ा विदा होने से पहले आज 2-3 रोज से खूब जोरों से पड़ रहा है। जहां देखो वहां जाड़े की ही चर्चा है। ऐसे जाड़े पाले में खिड़की में से सवेरे की घास टेबल के नीचे मेरे पैरों पर आ पड़ी तो उसकी गर्मी मुझे बड़ी अच्छी मालूम देने लगी। करीब 8 बजे होंगे। सिर से गुलूबंद लपेटे उषाचरण प्रातः भ्रमण समाप्त करके अपने घर की तरफ लौट रहे थे। इसी समय सड़क पर एक बड़ा भारी सा हल्ला सा सुनाई दिया। देखूं तो अपने रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। उसके पीछे बहुत से कुतूहल लड़कों का झुंड चला आ रहा है। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग हैं और एक सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। मैंने दरवाजे के बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया। पूछा, क्या बात है? कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुंह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक रामपुरी चद्दर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उसकी तरफ बाकी थे, जिन्हें वो देने से नट गया। बस इसी बात पर दोनों में बात बढ़ गई और रहमत ने निकालकर छुरा भोंक दिया। रहमत उस झूठे बेईमान आदमी के लिए तरह तरह की अश्राव्य गालियां सुना रहा था। इतने में काबुली वाला, ओ काबुली वाला पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर में कौतुक हास्य से प्रफुल्ल हो उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, इसीलिए झोली के बारे में दोनों मित्रों की अभ्यस्त आलोचना न चल सकी। मिनी ने आने के साथ ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वहीं तो जा रहा हूं। रहमत ताड़ गया कि उसका यह उत्तर मिनी के चेहरे पर हंसी न ला सका और तब उसने हाथ दिखाकर कहा, ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के कसूर में रहमत को कई साल की सजा हो गई। काबुली का ख्याल धीरे धीरे मन से बिल्कुल उतर गया। हम लोग जब घर में बैठकर हमेशा के अभ्यास के अनुसार नित्य का काम धंधा करते हुए आराम से दिन बिता रहे थे, तब एक स्वाधीन पर्वतचारी पुरुष
जेल की दीवारों के अंदर कैसे साल पर साल बिता रहा होगा, ये बात हमारे मन में कभी उदित नहीं हुई। और चंचल हृदय मिनी का आचरण तो और भी लज्जाजनक था। ये बात उसके बाप को माननी ही पड़ेगी। उसने सहज ही अपने पुराने मित्र को भूलकर पहले तो नवी सईस के साथ मित्रता जोड़ी। फिर क्रमशः जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी, वैसे वैसे सखा के बदले एक के बाद एक उसकी सखियां जुटने लगी। और तो क्या, अब वो अपने बाबूजी के लिखने के कमरे में भी नहीं दिखाई देती। मेरा तो एक तरह से उसके साथ संबंध ही टूट गया। कितने ही साल बीत गए। सालों बाद आज फिर एक शरद ऋतु आई है। मिनी की सगाई पक्की हो गई है। पूजा की छुट्टियों में ही उसका ब्याह हो जाएगा। कला संवासिनी के साथ साथ अब की बार हमारे घर की आनंदमयी मिनी भी माँ बाप के घर में अंधेरा करके सास ससुर के घर चली जाएगी। प्रभात का सूर्य बड़ी सुंदरता से उदय हुआ। वर्षा के बाद शरद ऋतु की ये नई धुली हुई धूप मानो सुहागे से गले मिल निर्मल सोने की तरह रंग दे रही है। कलकत्ता की गलियों के भीतर परस्पर सटे हुए पुराने ईंट झर गंदे मकानों के ऊपर भी इस धूप की आभा ने एक तरह का अनुपम लावण्य फैला दिया है। हमारे घर पर आज अंधेरे से ही शहनाई बज रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरे कलेजे की पसलियों में से रो रो कर बज रही हो। उसकी करुणा भैरवी रागिनी मानो मेरी आसन्न विच्छेद व्यवस्था को शरद ऋतु की धूप के साथ संपूर्ण विश्व जगत में व्याप्त कर देती है। मेरी मिनी का आज ब्याह है। सवेरे से बड़ा भारी झमेला है। हर वक्त लोगों का आना जाना जारी है। आंगन में बांस बांधकर मंडप छाया जा रहा है। हर एक कमरे में और बरामदे में झाड़ लटकाए जा रहे हैं और उनकी टन टन की आवाज मेरे कमरे में आ रही है। चल रे, जल्दी कर, इधर आ। इन आवाजों की तो कोई शुमार ही नहीं। मैं अपने लिखने पढ़ने के कमरे में बैठा हुआ हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत आया और सलाम करके खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान ही ना सका। उसके पास ना तो झोली थी, ना वैसे लंबे लंबे बाल थे, और ना चेहरे पर पहले जैसा तेज ही था। अंत में उसकी मुस्कुराहट देखकर पहचान सका कि वो रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूं। सुनते ही उसके शब्द मेरे कानों में खट से बज उठे। किसी खूनी को मैंने कभी आंखों से नहीं देखा। उसे देखकर मेरा सारा मन एकाएक सिकुड़ सा गया। मेरी ये इच्छा होने लगी कि आज के इस शुभ दिन में ये आदमी यहां से चला जाए तो अच्छा हो। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक ज़रूरी काम है, सो आज मैं उसी में लगा हुआ हूं। आज तुम जाओ, फिर आना। मेरी बात सुनकर वो उसी समय जाने को तैयार हो गया, पर दरवाजे के पास जाकर कुछ इधर उधर करके बोला, बच्ची को जरा देख लेता। शायद उसे विश्वास था कि मिनी अभी तक वैसी ही बच्ची है। उसने सोचा कि मिनी अब भी पहले की ही तरह काबुली वाला, ओ काबुली वाला चिल्लाती हुई दौड़ी चली आएगी। उन दोनों के उस पुराने कौतुकजन्य हास्यालाप में किसी तरह की रुकावट न होगी। यहां तक कि पहले की मित्रता की याद करके वो एक पेटी अंगूर और कागज के दोने में थोड़ी सी किशमिश और बादाम शायद अपने देश के किसी आदमी से मांग मूंग कर लाया था। उसकी वो पहले की अपनी झोली उसके पास नहीं थी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, आज किसी से मुलाकात न हो सकेगी। मेरा जवाब सुनकर वो कुछ उदास सा हो गया। खामोशी के साथ उसने एक बार मेरे मुंह की ओर स्थिर दृष्टि से देखा, फिर सलाम बाबू साहब कहकर दरवाजे के बाहर निकल गया। मेरे हृदय में न जाने कैसी एक वेदना सी उठी। मैं सोच ही रहा था कि उसे बुलाऊं, इतने में देखा तो वो खुद ही आ रहा है। पास आकर बोला, ये अंगूर और किशमिश बादाम बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसके हाथ से सामान लेकर उसे पैसे देने चाहे, पर उसने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, हमेशा याद रहेगी, पैसा रहने दीजिए। जरा ठहर कर फिर बोला, बाबू साहब, आपकी जैसी मेरी भी देश में एक लड़की है। मैं उसकी याद करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ी सी मेवा हाथ में ले आया करता हूं।
मैं तो यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। कहते हुए उसने अपने ढीले ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर छाती के पास से एक मैला कुचैला कागज का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसकी तह खोलकर दोनों हाथों से उसे फैलाकर मेरी टेबल पर रख दिया। देखा कि कागज पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। फोटोग्राफ नहीं, तैलचित्र नहीं, हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज के ऊपर उसी का निशान ले लिया गया है। अपनी लड़की की इस याददाश्त को छाती से लगाकर रहमत हर साल कलकत्ता के गली कूचों में मेवा बेचने आता है। और तब ये कालिख चित्र मानो उसकी बच्ची के हाथ का सुकोमल स्पर्श उस बिछड़े हुए विशाल वक्षस्थल में सुधा उड़ेलता रहता है। देखकर मेरी आंखें भर आईं और फिर इस बात को मैं बिल्कुल ही भूल गया कि वो एक काबुली मेवा वाला है और मैं एक उच्च वंश का रईस हूं। तब मैं महसूस करने लगा कि जो वो है वही मैं हूं। वो भी बाप है, मैं भी बाप हूं। उसकी पर्वतवासिनी छोटी सी पार्वती के हाथ की निशानी ने मेरी ही मिनी की याद दिला दी। मैंने उसी वक्त मिनी को बाहर बुलवाया। हालांकि इस पर भीतर बहुत कुछ आपत्ति की गई, पर मैंने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। ब्याह की पूरी पोशाक और जेवर गहने पहने हुए बेचारी वधू वेशनी मिनी मारे शर्म की सिकड़ी हुई सी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रहमत काबुली पहले तो सकपका गया। पहले जैसी बातचीत करते उससे ना बना। बाद में हंसता हुआ बोला, लल्ली, सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास के मायने समझने लगी है, लिहाजा अब उससे पहले की तरह जवाब देते ना बना। रहमत की बात सुनकर मारे शर्म से उसका मुंह लाल सुर्ख हो उठा। उसने मुंह फेर लिया। मुझे उस दिन की बात याद आ गई जबकि काबुली के साथ मिनी का पहला परिचय हुआ था। मन में एक व्यथा सी जाग उठी। मिनी के चले जाने पर एक गहरी सांस भरकर रहमत जमीन पर बैठ गया। शायद उसकी समझ में ये बात एकाएक स्पष्ट हो उठी कि उसकी लड़की भी इतने दिनों में बड़ी हो गई और उसके साथ ही उसे अब फिर नई छानबीन करनी पड़ेगी। शायद उसे अब वो ठीक पहले की सी वैसी की वैसी न पाएगा। इन 8 बरसों में उसका क्या हुआ होगा, कौन जाने। सवेरे के वक्त शरद की स्निग्ध सूर्य किरणों में शहनाई बजने लगी और रहमत कलकत्ता की एक गली के भीतर बैठा हुआ अफगानिस्तान के एक मरुपर्वत का दृश्य देखने लगा। मैंने 50 रुपए के नोट निकालकर उसके हाथ में दिए और कहा, रहमत, तुम आज अपने देश चले जाओ, अपनी लड़की के पास। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी सुख पाएगी। रहमत को रुपए देने के बाद ब्याह के हिसाब में से मुझे उत्सव समारोह के 2-1 अंक छांट कर निकाल देने पड़े। जैसी मन में थी वैसी रोशनी नहीं कर सका। अंग्रेजी बाजे भी नहीं आए। घर में औरतें बड़ी नाराजगी दिखाने लगीं। सब कुछ हुआ, फिर भी मेरा ख्याल है कि आज एक अपूर्व मंगल प्रकाश से हमारा वो शुभ उत्सव उज्जवल हो उठा। कितनी सेंटिमेंटल तो ये कहानी है थी यार। आज की कहानी। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए मैं भी पढ़ते काफी पढ़ते उस समय। बहुत सारी चीजें हैं यार इसमें, मतलब ह्यूमन रिलेशनशिप्स जैसे दिखाए हैं, और हम्म। कैसे हम एंड में सब मानव ही तो हैं। वो जो हम्म। सॉलिडारिटी का भाव है कि बाप बाप होता है। जब हाँ, वो भी बाप है, मैं भी बाप हूँ, और वो जो उसकी निशानी लेकर घूमता है काबुली वाला, हाँ, तो बहुत वही ही है, ह्यूमन करुणा भरी। रिलेशनशिप्स कैसे अलग अलग उम्र के लोग भी दोस्ती कर सकते हैं और दोस्ती हो और जाती है, बचपन और में कैसे इनोसेंस में आपकी जो फीलिंग रहती है वो शायद बड़े होकर नहीं रहती। वो इनोसेंस का लूज करना ही बड़ा होना होता है। पर वो काबुली वाला में पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। हम्म। हाँ, तो बहुत बहुत थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ मैं। सोच नहीं पा रहा काफी हूँ।
इमोशनल कहानी थी ये। हाँ। बहुत सुंदर तरीके से लिखी गई। और पढ़ते पढ़ते मेरे ख्याल से बह गया मैं। बंगला में पढ़ने में तो और अच्छी लगेगी ये, जिन्हें बंगला समझ में आती है। हाँ, ट्रांसलेशन में बहुत अच्छे से। कुछ हो ही जाता है। आई थिंक कहानी खुद ही बहुत, मतलब इसके बारे में ये फील करने सही वाली बोला कहानी था। थी जिसमें आप महसूस कर सकते हैं जो दर्द है, जो जो भाव है। और मैं इसमें मूवी जो इस पे बनी है उसमें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्रामेटाइजेशन किया गया है, पर उसमें भी बलराज साहनी का जो अभिनय है काबुली वाला के रूप में, और वो जो गाना जो काबुली वाला का सबसे, ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू। 2017 में एक फिल्म आई थी बायोस्कोप वाला, अच्छा जो वो। कि जिसमें डैनी डेंजोंगपा थे, और मेरे ख्याल से वो काबुली वाले का ही अडेप्टेशन। एक अडेप्टेशन था, जिसमें डैनी का जो कैरेक्टर थे वो फिल्म में दिखाया करते थे बायोस्कोप। अच्छा। मैंने फिल्म नहीं देखी है, हम्म। लेकिन मैं कहीं न कहीं कहानी सुनते हुए बलराज साहनी की जगह मैं डैनी को इमेजिन कर रहा था इस रोल में। मेरे मेरे दिमाग में अभी भी वो ब्लैक एंड वाइट चल रहा था सब। मैं बलराज साहनी को ही देख रहा था। तो अगर आप लोगों को ऐसी कहानियाँ और सुनने का मन हो, आप हमें बताइए कि आप किन की कहानियाँ सुनना चाहेंगे, किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहेंगे, और हम आप सबसे अनुरोध करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को सुनाएं, जिनको इस हिंदी साहित्य से अवगत कराना चाहते हैं तो उनको ऐसी कहानियों के बारे में बताएं, और खुद भी खूब पढ़ा करें और पढ़िए। और कई लोगों को डेटा बचाने का होता है, तो अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आप हमें ऑडियो फॉर्म में भी सुन सकते हैं। हम सारे मेजर प्लेटफ़ॉर्म्स में, जैसे कि स्पॉटिफ़ाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, हम्म, यहाँ पे हम अवेलेबल है द मानसरोवर पॉडकास्ट नाम से। हम्म, और इसी के साथ विश्राम लेते हैं आज, जल्दी और आएंगे दूसरी कहानी के साथ, नई कहानी के साथ। जल्द ही मिलते हैं। शुक्रिया।